हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज चैप्टर 5 क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से देखते हैं। ये कहने के लिए 12 की किताब से भले है, लेकिन ये हाई स्कूल में भी बहुत उपयोगी है। 9, 10, 11, 12 चाहे जिस क्लास वाले देख लें, किसी भी क्लास के लिए ग्रामर के लिए यूजफुल होगी। तो इस चैप्टर में आपको जो है इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, एक्सक्लेमेटरी पढ़ाया जाएगा, ऑप्टेटिव पढ़ाया जाएगा। तो तीनों प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे, तीनों की एक्सरसाइज भी देखेंगे। हर दिन आपको एक चैप्टर प्रयास रहेगा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और किसी किसी दिन आपको एक से ज़्यादा भी वीडियो मिल जाएगी ताकि जल्दी से कोर्स ख़त्म हो जाए। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य। अब इसका पहले रूल देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले नियम देखेंगे नीचे। इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श, ठीक है, परामर्श या किसी से कुछ करने के लिए कहने का बोध होता है। ठीक, पहले नियम देखेंगे, फिर उसके बाद जहाँ कहेगा उससे रिलेटेड, मतलब कुल मिला के इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? किसी से, जैसे आज्ञा कोई दिया जाएगा, जैसे ठीक है, खड़े हो जाओ और जाओ पानी लेकर आओ, ये सब आज्ञा है। कोई आदमी किसी को आज्ञा दे रहा है। प्रार्थना भी आ सकता है, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। परामर्श मतलब किसी को सलाह भी दे सकते हैं हम, जैसे रीड योर बुक रेगुलरली, अपनी किताब नियमित रूप से पढ़ो, ठीक है, लर्न योर लेसन। किसी से कुछ करने के लिए कहने, किसी से कुछ कहने के लिए कहा जा सकता है कि मतलब मुझे 4 कॉपी दे दो, ठीक है, मुझे 2 नोटबुक दे दो, इस तरह से। दूसरा है, ऐसे वाक्यों में क्रिया से पहले कर्ता यू छिपा रहता। जैसे इसमें बात करें कि यू करता रहता लेकिन वो लिखा नहीं है। जैसे तुम दूध पी लो तो ड्रिंक मिल्क होगा या टेक मिल्क होगा। तुम स्नान कर लो, हैव बहुत, ठीक है। तुम खाना खा लो, ईट फूड। मतलब उसमें तुम की अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा। हिंदी में आप कह भी सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में यू नहीं लिखा जाता। यू छिपा रहता क्योंकि सामने वाले के लिए आदमी यू का ही प्रयोग करेगा, लेकिन लिखा नहीं जाता। अब जैसे तीसरा नियम क्या करें, इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब अपने मूल रूप में होता। मूल रूप माने फर्स्ट फॉर्म में होता है, और अनुवाद करते समय उसे वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं, यानी शुरू में लिख देते हैं वर्ब। देखिए 1, 2, 3, 4 और 6, ये तीनों, ये सभी उदाहरण देख लीजिए। खिड़की बंद करो तो इसकी अंग्रेजी होगी शट द विंडो। ये नहीं तुम खिड़की बंद करो, तुम हिंदी में कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, लेकिन यू नहीं लिखा जाएगा कि सामने के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। अपने लिए आदमी आई का प्रयोग करता है, बहुवचन में वी का प्रयोग करता है, और बाकी सभी के लिए दिख का प्रयोग करते हैं, या ही सी इट का प्रयोग करते हैं वचन के लिए। मुझे अपनी किताब दिखाओ, शो मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दिखाओ। योर माने अपनी होता है, यू के साथ अपना करेंगे योर लगता है, लेकिन यू यहाँ भले नहीं लिखा गया है, लेकिन यू समझ कर ही हम यहाँ योर लगा देते, क्योंकि सब्जेक्ट यू ही छिपा रहता है, इसलिए योर लगता है। मेरे लिए एक प्याला गर्म चाय लाओ। ब्रिंग मी ए कप ऑफ हॉट टी, कुछ कहा जा रहा है ना। अच्छी किताबें पढ़ो, रीड गुड बुक्स। कृपया मुझे 50 रुपये उधार दीजिए, प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़। लेंड मी से होता उधार देना। अपने बड़े माता पिता तथा बड़ों का आदर करो। 6वां वाक्य, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। एल्डर्स माने बड़े लोग, वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग। तो ये है। अब उसके बाद अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। प्रार्थना वाले वाक्यों में कृपया या कृपा करके लगा रहता है, जिसकी अंग्रेजी प्लीज आती है। देखिए वाक्य नंबर 5 और 8। तो 5 आपको पढ़ ही दिए गए हैं कि कृपया मुझे 50 रुपये दी, प्लीज़ से है। 8वां में कृपया मुझे अपना नाम बताइए, प्लीज़ टेल मी योर नेम। उसके बाद रूल नंबर 5 है, यदि वाक्य में वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक का नाउन हो तो वह वाक्य के प्रारंभ में अथवा अंत में प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य नंबर 7। संबोधन कारक मतलब किसी नाउन, कोई नाउन आता है जिसमें संबोधित किया जाता है, तो वो शुरुआत में लास्ट में दोनों में आ सकता है। जैसे 7वां उदाहरण देखिए, जैसे मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, तो इसकी अंग्रेजी लिखना होगा मोहन कामा करके स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टैंड अप में खड़े हो जाओ ऑन द बेंच, या ऐसे भी कह सकते हैं स्टैंड अप ऑन द बेंच मोहन, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। यानी कि ये बुकेट मोहन को संबोधित किया जा रहा है, तो इसको हम चाहे तो शुरू में लिखेंगे, तब कामा करके आगे वाक्य लिखेंगे, या तो वाक्य पहले लिख के कामा करके लास्ट में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से सही है। 8वां, कृपया मुझे अपना नाम बताइए, प्लीज टेल मी योर नेम। तो हो गया। अगला देखते हैं रूल। 6वां रूल कह रहा है कि जहां सुझाव या प्रस्ताव का भाव हो वहां लेट का प्रयोग करते हैं। वाक्य नंबर 9, 10। जैसे उसे घर जाने दो, तो लेट हिम गो होम, तो सुझाव दिया जा रहा है ना कि भाई उसे जाने दो। आओ हम बाजार चलें, यहाँ जाओ जो दिया है गलत टाइपिंग है, आओ हम बाजार चलें, तो लेट अस गो टू मार्केट। कहते हैं ना लेट्स गो, आओ चलें, लेट अस गो, ये सब आओ चलें कहेंगे जी। और टू मार्केट माने बाजार। तो आई होप अब इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए निगेटिव सेंटेंस भी इसमें देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव था, इम्परेटिव में भी नाट वाला भी रह सकता है, बिना नाट वाला। तो इम्परेटिव का निगेटिव देख लेते हैं। पहले इसका रूल देख लेते हैं।
इम्परेटिव ये। अगर वाक्य में मत आया हो तो सबसे पहले डू नॉट लिखते हैं, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मत हिंदी में आ जाएगा तो अंग्रेजी बनाएंगे डू नॉट लिखेंगे। जैसे कक्षा में बातचीत मत करो तो डू नॉट टॉक इन द क्लास। अगला है, हाँ तो देखिए एक एक 3 5 4 तीनों में यही है, डू नॉट है। तीसरा में अपनी पुस्तकें मत फेंको, डू नॉट थ्रो योर ओल्ड बुक्स, अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको। इतने ज़ोर से मत बोलो, डू नॉट स्पीक सो लाउडली। मत की अंग्रेजी क्या है, इस तरह से डू नॉट लिखा जाएगा। दूसरा नियम है, यदि वाक्य में कभी मत या कभी ना आए तो उसके लिए नेवर लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। उदाहरण नंबर 5, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। अगला है तीसरा, कृपया के लिए वाक्य प्रारंभ में प्लीज लगाते हैं। उदाहरण नंबर 2, कृपया से पत्र मत लिखिए, प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स। कृपया के साथ मत आए, प्लीज के साथ डू नॉट लगा देंगे। नियम नंबर 4, जब वाक्य के अंत में दो आया हो, उससे पहले क्रिया में ना ने नहीं लगाओ तो वाक्य को लेट से आरंभ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा डू नॉट वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। वाक्य नंबर 6 देखते हैं, उसे दिन में मत सोने दो, डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे। तो यहाँ दो का मतलब ये 1 2 वाला दो नहीं है, दो जैसे मुझे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे सोने दो, ठीक इस तरह से। तो मत सोने दो तो डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे, दिन में। तो ये मतलब आपका इम्परेटिव सेंटेंस था। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ एक्सरसाइज दिया गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 13 इम्परेटिव सेंटेंस पर ही आधारित है। इसका पहले आप अपने मन में सोच लीजिए क्या इंग्लिश होगी, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। गरीबों पर दया करो, इसका होगा हैव मर्सी, माने दया करो, किताब में देखिए दिए गया। अपॉन द पुअर, गरीबों पर अंग्रेजी। अच्छा अगला है, सदैव सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसकी अंग्रेजी होता है। अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो, ओबे योर इल्डर्स, ठीक है। ओबे माने आज्ञा का पालन करो, इल्डर्स माने बड़ों की। तो और आप इसको देखिए किताब के अनुसार लिखोगे तो ओबे द आर्डर माने आज्ञा का पालन करो, तब उसके बाद योर इल्डर्स ऐसे भी कर सकते हो, ओबे द आर्डर्स यो, ठीक है, ऑफ योर इल्डर्स तब होगा, ऑफ योर इल्डर्स। ये भी सही है, आर्डर नहीं भी लिखोगे तो ओबे माने भी आज्ञा का पालन करना होता है, इसलिए चल जाएगा ओबे। ओबे योर इल्डर्स का दो या ओबे द आर्डर ऑफ योर इल्डर्स, दोनों सही है, ELDERS। कृपया मेरे साथ बाजार चलिए, प्लीज गो टू मार्केट विथ मी। आओ हम घर चलें, लेट अस गो होम। धूप में खड़े मत हो, डू नॉट स्टैंड इन द सन, सन माने होता धूप, किताब में दिया भी है, इन द सन माने धूप में, डू नॉट स्टैंड इन द सन। स्टैंड आप भी कर सकते हैं, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इस तरह से होता है इंग्लिश। तो डू नॉट स्टैंड, स्टैंड से यहाँ काम चल जाएगा, डू नॉट स्टैंड इन द सन। परीक्षा में नकल मत करो, डू नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन, कॉपी माने होता नकल करना, COPY। और मेरे लिए एक गिलास दूध लाओ, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, ऐसे कर दो, या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर मी, दोनों सही है। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क हो या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर मी। मुझे शांति से सोने दो, सुझे नहीं, यहाँ मुझे रहना चाहिए, गलत है लिखा गया, मुझे शांति से सोने दो तो हो जाएगा लेट मी स्लीप। शांति से कहेंगे पीसफुल्ली कह दीजिए या विथ पीस कह दीजिए, दोनों चलेगा, PEACE, पीस माने शांति, पीसफुल्ली या विथ पीस। कभी किसी को गाली मत दो, डू नॉट, नहीं नेवर होगा, कभी कभी मत है ना, नेवर एब्यूज एनीवन, नेवर एब्यूज, एब्यूज माने गाली देना, एनीवन माने किसी व्यक्ति। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस था। आप चलिए इसके बाद आपको देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका भी देख लेते हैं। तो अब कह रहे हैं कि विस्मय सूचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है। इन वाक्यों के अंत में प्राय संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। विस्मय सूचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें दुख, आश्चर्य, ठीक है, ये सब आता है, दुख, सुख, आश्चर्य, घृणा, शाबाशी, ये तमाम चीज़ें आती हैं। ये हृदय में उठने वाली अचानक भावनाएं होती हैं। हमारे हृदय में अचानक दुख भी हो सकता है किसी बात को लेकर, तो सुख भी हो सकता है, बहुत खुशी भी हो सकती है, आश्चर्य भी हो सकता है, शाबाशी किसी को देने की भावना आ सकती है, और घृणा भी, हमारे नफरत भी किसी से हो सकती है। ये सभी भाव हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो इसमें पहचानने के ये तरीके एक्सक्लेमेटरी वाक्य, लास्ट में देखिए संबोधन का निशान ऐसे लगा रहता है, ठीक है, यही निशान है संबोधन का, तो इसके विस्मय सूचक वाक्य तब मान लेते हैं हम, ठीक। परंतु एलास आ हुर्रा, एलास आ दुख सूचक शब्द है, हुर्रा
में खुशी सूचक शब्द है। इंटरजेक्शन के तुरंत बाद संबोधन का चिन्ह का प्रयोग होता है। इंटरजेक्शन मतलब ये आदि इंटरजेक्शन, ये विस्मय सूचक शब्द है, उर्रा, इलास, यो, इनके बाद संबोधक चिन्ह लगा का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में कितना, कैसा का प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है। इन शब्दों के अनुवाद के लिए वाक्य के आरंभ में, शुरू में, प्रारंभ में व्हाट या हाउ का प्रयोग होता है। मतलब कितना या कैसे की अंग्रेजी व्हाट या हाउ लिखा जाता है। व्हाट माने यहाँ क्या नहीं होगा, कितना होगा। हाउ माने कैसे नहीं होगा, ठीक है ना, कितना ही होगा, कितना या कैसा दोनों की अंग्रेजी होगी। देखिए इसमें वह कितना कमज़ोर है, कहने का मतलब वह बहुत कमज़ोर है। अधिकता प्रकट हो रही है ना, मतलब सेंस उसका बेरी से होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा से होता है, ज़्यादा या बेरी। वह कितना कमज़ोर है, मतलब इसका अंग्रेजी हाउ वीक माने कितना कमज़ोर, ही इज वह है। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है लास्ट में रहता है, शुरू में नहीं रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वाक्य के अंत में रहेगा जब व्हाट या हाउ आएगा। तो हाउ वीक ही इज देखिए सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में, और ये निशान जरूर लग जाएगा। तुम कितने चतुर लड़के हो, व्हाट ए क्लीवर बॉय यू आर, तुम कितने चतुर लड़के हो, ये चीज़। अच्छा पहले नोट आप देख लीजिए, तब अच्छे से और समझ में आ जाए। ताकि उदाहरण नोट में ये दिया गया है कि इसका रूल्स कुछ बता दिया गया। जब कितना के बाद विशेषण का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग होता है। उदाहरण नंबर 1, जैसे कितना के बाद विशेषण भी आ सकता है, नाउन भी आता है। तो अगर विशेषण का प्रयोग होगा तो हाउ का प्रयोग करिएगा। जैसे उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं, वह कितना कमज़ोर है, तो हाउ वीक ही इज, वीक विशेषण है, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण पहचानने की एक ट्रिक है कि आप उसके साथ कोई नाउन भी लगा के सेट करके कहिए, अगर कहने में अच्छा लग रहा है, सेट हो जा रहा है, तो जान लीजिए विशेषण है। जैसे वीक मतलब वीक माने कमजोर, तो कमजोर आदमी होता है, वीक पर्सन होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वीक बॉय, वीक गर्ल, ठीक है, वीक स्टूडेंट। तो ये विशेषता बतलाने वाला शब्द है। तो विशेषता बतलाने वाला शब्द है, तो कितना करिए हाउ लिखा गया, इसलिए आगे जब कितना, कितनी, कितने के बाद विशेषण का प्रयोग तथा विशेषण के बाद संज्ञा का प्रयोग हो तो व्हाट ए का प्रयोग करते हैं। यानी विशेषण तो है तो भाई हाउ तो लगा दिए, विशेषण के बाद तुरंत प्रोनाउन आ गया ना, ही इज प्रोनाउन, अब ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसी तरह से मतलब विशेषण के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाएगा जिसके लिए वो विशेषता बताए, तब हम व्हाट ए लगाएंगे। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, 2 और 5 यहाँ बताया, तुम कितने चतुर लड़के हो, व्हाट ए क्लीवर बॉय यू आर। तो यहाँ क्लीवर क्या, चतुर क्या, चतुर लड़का, चतुर लड़की, चतुर विद्यार्थी, कुछ भी होता, तो बॉय यहाँ दिया गया है। तो नाउन देखिए एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन भी आ गया ना, तब व्हाट ए लिखा जाएगा कितना का। उसके बाद सब्जेक्ट है यू आर। आहा हम सब, तीसरा चौथा पाँचवा वाक्य भी देख लेते। आहा हम सब पास हो गए हैं, आहा कि ऑल ऑफ अस हैव पास्ड, ऑल ऑफ अस हैव पास्ड, हम सब पास हो गए हैं। आह को मतलब हिंदी में आहा भी कहते हैं। आहा हम तो मैच जीत गए हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो आहा के अंग्रेजी आह भी लिख सकते हैं और हुर्रा भी लिख सकते हैं, वी हैव वन द मैच। खुशी प्रकट हो रही है इसमें। कितना भयानक दृश्य है, व्हाट ए हॉरिबल साइट इट इज़। तो यहाँ हॉरिबल आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद साइट नाउन है, इसलिए व्हाट ए लगा है, ठीक। चलिए फिर इसका भी, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब एक्सरसाइज दिया है तब देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखिए दिया है इच्छा सूचक वाक्य। अब ईश्वर, इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, जैसे ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब ईश्वर से कोई प्रार्थना की जाएगी, कोई इच्छा प्रकट होगी, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में मे से प्रारंभ करते हैं, इसकी अंग्रेजी जो जब लिखते हैं हम तो मे से शुरू करते हैं, तथा वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी में लगाते हैं संबोधन चिन्ह, यही संबोधन चिन्ह इसमें भी लगा देते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि ये मे से शुरू होगा और वो मे से नहीं शुरू होगा। एला, सुर्रा, ओ, आ, व्हाट, ए, हाउ, इनसे शुरू होता था। जैसे देखिए उदाहरण देख लीजिए इसके, क्योंकि रूल तो दिया नहीं है, वो जो बताया गया मे से शुरू होता है, ये सब हो गया रूल। उदाहरण, भगवान तुम्हें चिरायु करो, मे यू लिव लॉन्ग। मे माने जैसे सकना होता है, मे यू लिव लॉन्ग माने भगवान तुम्हें चिरायु करो। मे के साथ गॉड भी लिख भी सकते हैं, मे गॉड, ठीक है। तब लिव, ठीक है, यू लॉन्ग, इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन गॉड लिखने नहीं भी लिखा गया। तो भाई चिरायु कौन करेगा, ज़्यादा लंबी उम्र कौन, भगवान ही दे सकता है, तो इसलिए भगवान तुम्हें चिरायु करेगा, मे यू लिव लॉन्ग होता। या आप दीर्घिए भी हो, ऐसे भी इसकी भी हिंदी है जो आप दीर्घिए भी, उसकी भी अंग्रेजी है। ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें, मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन। गॉड मान ईश्वर, मे के साथ इस तरह से गॉड लगा देते हैं, ईश्वर आता है। ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करें, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। ग्रांट माने प्रदान करना, सक्सेस माने सफलता।
ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। ठीक है, ब्लेस विद द सन माने होता पुत्र प्रदान करना। तो चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस की एक्सरसाइज मिला के दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पहला एक्सरसाइज है, वर्षा कितनी सुंदर है। तो इसके अंग्रेजी होगा, अब कितनी के बाद देखिए सुंदर है, नाउन नहीं है ना, तो इसलिए हाउ लगा देंगे। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ऐसे कर देंगे। पहले हाउ, उसके बाद हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द, रेन, इज वर्ब लिख देंगे, फिर लास्ट में निशान लगा देंगे। दूसरा है आहा, मैंने इनाम जीता। आहा मतलब हुर्रा। आई हैव वन द, आई वन द, इनाम के अंग्रेजी होता है रिवार्ड, कह दीजिए REWARD। हुर्रा आई वन द रिवार्ड। जीता है नहीं दिया इसलिए वन भी लगा सकते पास्ट टेंस में, आई वन द रिवार्ड। ओ कितनी भयानक रात है, ओ ही कह देंगे, ओ यस कह देंगे। ओ कितनी भयानक रात है, तो भयानक के साथ देखिए रात नाउन भी है तो व्हाट ए लगेगा। व्हाट ए हारिबल, हारिबल माने भयानक, किताब में दिया है नाइट, व्हाट ए हारिबल नाइट इट इज। मौसम कितना सुहाना है, हाँ व्हाट ए प्लीजेंट, नहीं हाँ व्हाट ए प्लीजेंट वीदर इट इज। इस तरीके से भी कह सकते हो, इट अलग से लगाना पड़ेगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं हाउ प्लीजेंट द वीदर इज, दोनों सही है। ठीक, हाउ प्लीजेंट द वीदर इज या व्हाट ए प्लीजेंट वीदर इट इज। ठीक है, प्लीजेंट के साथ हम नाउन सेट कर देंगे तो व्हाट ए का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तब सब्जेक्ट अलग से इट लगाएंगे। चित्र कितना अच्छा है, तो इसका अंग्रेजी हुआ हाउ ब्यूटीफुल, कितना अच्छा का अंग्रेजी द पिक्चर इज, चित्र। तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो, व्हाट ए फूलिश पर्सन यू आर। पर्सन माने व्यक्ति, मैन माने भी व्यक्ति होता है। व्हाट ए फूलिश पर्सन यू आर। आहा मेरा पुराना मित्र आ गया है। आहा मतलब आहा भी लिख सकते हैं हम, या हुर्रा का देखिए, हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ओल्ड माने पुराना होता। तुम्हारी आवाज़ कितनी मधुर है, हाँ तुम्हारी आवाज़ की, हाउ स्वीट, स्वीट माने मधुर, किताब में दिया भी है। हाउ स्वीट योर वॉइस इज, योर वॉइस इज। ध्यान देना, किसी के मुंह से जब आवाज़ निकलती है तो उसके लिए वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नहीं तो यंत्र से निकलता तो साउंड का प्रयोग करते हैं, साउंड माने भी आवाज़, तो यहाँ वॉइस लिखा जाएगा। इस किसी कोई फ़ोन पे बात करेगा तो कहोगे आपकी वॉइस नहीं आ रही, साउंड ना आपकी वॉइस नहीं आ रही, मतलब वो क्योंकि मुँह से बोल रहा है। अब देखिए, ईश्वर इस पापी को क्षमा करें, मे गाड, ईश्वर है तो मे के साथ गाड लगा, मे गाड क्षमा करना कहेंगे, लिख दीजिए पार्डन, किताब में दिया है। ठीक है, मे गाड पार्डन, पार्डन। ठीक है, देखिए यहाँ देखिएगा क्षमा करना, मे गाड पार्डन, और इस पापी को दिस सिनर, सिनर माने पापी, किताब में दिया है इस पे यहाँ, मे गाड पार्डन दिस सिनर। ईश्वर हमारे राजा को चिरायु करो। ठीक है, तो ईश्वर हमारे राजा को चिरायु करो, कि इसको आप मे से डायरेक्ट मतलब मे आवर किंग। ठीक है, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग माने चिरायु करना, देखिए यहाँ दिया है मे आवर किंग लिव लॉन्ग। ठीक है, गाड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिरायु क्योंकि ईश्वर ही करेगा तो ईश्वर उसमें अंडरस्टूड हो जाता है। ठीक है, चिरायु करने वाले में मे के साथ गाड लिखना कोई ज़रूरी नहीं रहता, मे आवर किंग लिव लॉन्ग हो गया। ईश्वर तुम्हें अत्यधिक साहस प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट यू, ग्रांट माने होता है प्रदान करना। अत्यधिक साहस का अंग्रेजी होता है एक्सट्रीमली करेज, EXTREMELY, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, करेज में साहस, या वैल्योर माने भी साहस होता है। अगला, यह कितनी सुंदर इमारत है, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, इसकी अंग्रेजी होगी, क्योंकि सुंदर के साथ इमारत भी नाउन भी अलग से, तो व्हाट ए लगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बिल्डिंग माने इमारत। ठीक है, इट इज माने यह है, बिल्डिंग की स्पेलिंग होता है BUILDING। व्हाट ए प्लेजेंट बिल्डिंग इट इज। तो चलिए अब आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर 5 आपको पढ़ा दिया गया पूरा, अब अगले वीडियो में आपको चैप्टर 6 पढ़ाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो करके घंटी दबा लीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे आपको सभी चैप्टर स्पीड में पढ़ाए जाएंगे। आंसर पेपर भी इस चैनल पे आपको मिलेगा, एग्जाम से पहले कुछ अपलोड भी किया गया है, उसको तब तक देखते रहिए, और क्वेश्चन आंसर भी सब कुछ पूरा जितना हेल्प हो सकेगी परीक्षा से पहले इस चैनल पे कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।